Starting with the name of Allah who is the most gracious and the most merciful. अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट को फर्दर प्रोसीड करेंगे और उसकी फ़र्दर क्लासेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर का सिंपल मैकेनिज़्म यही है कि हम बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। अब बीटा रिसेप्टर हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हार्ट पे प्रेजेंट है, किडनी पे प्रेजेंट है, एडिपोज टिश्यूज़ पे है, ठीक है, बीटा वन रिसेप्टर। अब जब इनका जो नॉर्मल फंक्शन है वो क्या होता है, हार्ट पे कंडक्शन इंक्रीज़ करवा देती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ करवा देता है, और किडनी पे रेनिन का लेवल इंक्रीज़ करवा देता है, और एडिपोज टिश्यूज़ पे लाइपोलाइसिस इंक्रीज़ करवा देता है। लेकिन अगर हम इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैकेनिज़्म में क्या होता है कि जब ब्लॉक हो जाते हैं तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, और रेनिन इनहिबिट होता है तो एंजियोटेंसिन 2 फॉर्म नहीं होता, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन नहीं होती। इसमें ड्रग्स हैं, कुछ सेलेक्टिव भी होती हैं, कुछ नॉन सेलेक्टिव भी होती हैं। फर्स्ट चॉइस जो है वो हाइपरटेंशन के लिए हम प्रोपेनोलॉल चूज़ करते हैं, वो बीटा वन और बीटा टू एंटागनिस्ट है और नॉन सेलेक्टिव है, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो एस्थमेटिक भी है हाइपरटेंशन के साथ साथ, तो हम ये प्रोपेनोलॉल पे नहीं देंगे, क्योंकि ये बीटा वन और बीटा टू एंटागनिस्ट है, और हमारे पास बीटा वन रिसेप्टर तो हार्ट पे, लेकिन बीटा टू रिसेप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी प्रेजेंट होता है, ये उसको भी इनहिबिट कर देगा। अब अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव के साथ साथ एज़मेटिक है तो उस कंडीशन में हम ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं मेटाप्रोलॉल और नेबिवोलॉल, इन दोनों में से कोई। और नेबिवोलॉल का ये भी है रोल कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करवाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड का फंक्शन होता है कि वो एज अ वेज़ोडाइलेटर वर्क कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक ये होती है बीटा ब्लॉकर्स की कि ये आईवी फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, ओरल भी होते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में जो ओरल बीटा ब्लॉकर्स होते हैं उनका इफेक्ट जो है वो सेवरल वीक्स तक जो है वो अपेयर नहीं हो रहा होता। और साइड इफ़ेक्ट्स यही हैं इसके कि ब्रेडिकार्डिया कॉज करवा सकता है, हाइपोटेंशन, पोस्टरल हाइपोटेंशन, और सीएनएस रिलेटेड जो है वो इसमें सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जैसे फटीग, लेथार्जी, इंसोम्निया वगैरह। और जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ना, उनका साइड इफ़ेक्ट बेसिकली लिपिड मेटाबॉलिज्म पे है। हमने कहा ना कि बीटा रिसेप्टर जो है वो लाइपोलाइसिस करवाता है नॉर्मल, अगर हम ब्लॉक कर रहे हैं उस रिसेप्टर को तो लिपिड हमारी जो मेटाबॉलिज्म हो रही है उसको वो प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसके विड्रॉल इफ़ेक्ट भी आते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रोपेनोलॉल है वो एंजाइना इंड्यूस कर सकता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, और इवन के डेथ भी कॉज करवा सकता है इस्केमिक पेशेंट में, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो डोज होगी वो हम टैपर्ड करेंगे, ठीक है, हाइपरटेंशन के लिए जब हम यूज़ कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है ड्रग ऑफ क्लास एसी इनहिबिटर, ठीक है। ये जो है फर्स्ट चॉइस होती है डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, या उन पेशेंट्स के अंदर जिसमें बीटा ब्लॉकर जो है वो हम नहीं दे सकते हो। इसकी ड्रग्स हैं एनालाप्रिल, लिजिनोप्रिल। ये फ़र्स्ट चॉइस होती है स्पेशली जो हाई कॉर्नरी डिजीज़ के पेशेंट्स हों, या जिनको डायबिटीज़ हो, या स्ट्रोक हो, या मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो, या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो, इन सब के लिए जो है एसी इनहिबिटर फर्स्ट चॉइस हम यूज़ कर सकते हैं। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये एसी एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि पेरिफेरल जो वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज़ होता है, और कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ होता है, और हार्ट रेट वगैरह, कॉन्ट्रैक्टिलिटी सब कुछ डिक्रीज़ हो जाता है। जब ये ड्रग्स जो हैं वो इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं तो एंजियोटेंसिन 1 जो है वो कन्वर्ट नहीं होता एंजियोटेंसिन 2 में, जो कि पोटेंट ब्रेसोकंस्ट्रिक्टर होता है, हमें पता है। और इसके अलावा ये जो एंजाइम है वो ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक करता है, लेकिन अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं तो हमारे पास ब्रेडिकाइनिन जो वो ब्रेक नहीं होता, और वो रिलीज़ करवा देता है नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन, जो कि हमारे पास पोटेंट वेज़ोडाइलेटर की फॉर्म में एक्ट कर रहे होते हैं। इस तरह से फिर क्या होता है कि एसी इनहिबिटर जो है वो एंजियोटेंसिन 2 का लेवल भी डिक्रीज़ रखता है, और ब्रेडिकाइनिन का लेवल इंक्रीज़ रखता है, जो कि वेज़ोडाइलेशन करवा देता है आर्टरीज़ और वेन्स दोनों में, जिसके रिज़ल्ट में वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होती और वेज़ोडाइलेशन इंक्रीज़ होती है। और सर्कुलेटिंग एंजियोटेंसिन 2 भी जो है वो रिड्यूस होता है। एसी इनहिबिटर जो है वो हमारे पास एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन भी जो है वो डिक्रीज़ करवा देता है, जिसकी वजह से वाटर और सोडियम की रिटेंशन नहीं होती, और कार्डिक प्री लोड और आफ्टर लोड भी जो है वो रिड्यूस ही रहता है। इसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट ब्रेडिकाइनिन की वजह से ड्राई कफ होता है, ठीक है, रैशेज़ वगैरह, फ़ीवर, टेस्ट ऑल्टर हो सकता है, हाइपोटेंशन, प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और हाइपरकैलेमिया भी ये कॉज़ करवा सकता है। इसके बाद हमारे पास एआरबीज़, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इसका सेम मैकेनिज़्म होता है जैसे एसी इनहिबिटर का होता है, इसलिए हम इसको एसी इनहिबिटर के साथ नहीं दे सकते एज़ अ हाइपरटेंसिव ड्रग, क्योंकि सिमिलर मैकेनिज़्म होता है और सिमिलर एडवर्स इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसके अलावा इसका यही है कि ये इसमें जो है ना कफ और एंजियोएडिमा के जो चांसेस हैं ना वो एज़ कम्पेयर टू एसी इनहिबिटर कम है।
तो इसलिए इसका ये एक बेनिफिशियल पॉइंट है। बाकी इसमें जो ड्रग्स हैं वो है लोसर्टान, इर्बिसर्टान। इसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं कि ये प्रेगनेंसी में अवॉइड है क्योंकि ये टेराटोजेनिक इफेक्ट कॉज करवा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि इंट्रासेल्युलर कैल्शियम जो है वो एंटर हो रही होती है हमारे कैल्शियम चैनल्स के थ्रू मसल सेल्स में, और वहाँ फिर वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और माइटोकॉन्ड्रिया से और जो है वो ट्रिगर करवा रही होती है कैल्शियम को। फिर वो एंटर होते हैं हमारे सेल में, और उनके सेल में फिर कैल्शियम का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे तो वो उस चैनल को ही ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से फिर कैल्शियम का लेवल जो है वो डिक्रीज़ रहेगा। और हमें पता है कैल्शियम का रोल कहाँ है कि वो कॉन्ट्रैक्शन में उसका रोल है मायोकार्डियम की। और इसकी जो क्लासेस हैं ड्रग की उसमें 3 है, डाइफिनाइल अल्काइलामाइन जिसकी ड्रग है वेरापिमिल, और बेंजोथाइज़ेपिन जिसमें डिल्टियाज़म, और डाईहाइड्रोपाइरिडीन जिसमें निफिडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, ये हैं ड्रग्स इनकी। और इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जब हम यूज़ करते हैं तो स्मूथ मसल्स को जो है वो रिलैक्स भी करवा देता है, और कैल्शियम जो है वो हमारे पास आर्टरीज़ में जो आर्टरीज़ को डायलेट कर देता है लेकिन वेन्स को नहीं करता है। इसके अलावा इसका जो यूज़ है थेराप्यूटिक वो ये है कि इसको हम एस्थमा जिसको हाइपरटेंशन के साथ साथ एस्थमा भी है तो वो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। डायबिटीज़ वाले पेशेंट में भी दे सकते हैं, जिसको एंजाइना हो या फिर जिसको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो, उन सब में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट यही है कि ये पेरिफेरल एडिमा करवा सकता है, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकाइनिन। नेक्स्ट हमारे पास वैज़ोडाइलेटर। वैज़ोडाइलेटर जो है वो हमारे पास एक्ट कर रहे होते हैं अल्फ़ा रिसेप्टर्स पे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कम यूज़ होते हैं, इनका यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा रेयरली है। इसमें ड्रग्स हैं हाइड्रोलिज़िन और मिनीऑक्सिडिल। ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं जिससे पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। इसका सिंपल मैकेनिज्म यही है, लेकिन इसमें सीवियर इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। मतलब ये रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन कॉज करवा देता है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवा सकता है, हार्ट पे रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन करवाता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ करवा देता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है हार्ट की वो इंक्रीज़ हो जाती है, प्लाज्मा में जो रेनिन का लेवल है उसे इंक्रीज़ करवा देता है। इसके अलावा जो है वो हाइपरटेंसिव कंडीशन को और ज़्यादा वर्स कर सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की तरफ लेके जा सकता है, एंजाइना हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, सोडियम और वाटर की रिटेंशन को भी ये इंक्रीज़ करवा देता है। हाइड्रोलिज़िन जो ड्रग है उसको हम कॉम्बिनेशन में देते हैं बीटा ब्लॉकर्स के साथ ताकि टैकीकार्डिया, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया के चांसेस कम हों, और थायज़ाइड डायरेटिक के साथ भी देते हैं ताकि रिटेंशन जो है वो सोडियम और वाटर की रिड्यूस हो। इसके अलावा इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें यही है, अरिथमिया हो सकता है, टैकीकार्डिया के चांसेस, एंजाइना, स्वेटिंग, इसमें ल्यूपस लाइक सिंड्रोम भी आते हैं अगर हम हाई डोज पे इसको यूज़ करें। सेकंड ड्रग है मिनीऑक्सिडिल। मिनीऑक्सिडिल भी सेम मैकेनिज्म उसका, लेकिन ये है कि वो हाइपर ट्राइकीमिया भी कॉज करवा देते हैं, मतलब बॉडी में जो है वो हेयर की ग्रोथ इंक्रीज़ हो सकती है। इसके बाद हमारे पास आती हैं सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स जिसमें क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा है। ये दोनों जो है वो अल्फ़ा 2 एगनिस्ट हैं। ये इनहिबिट कर देती हैं सिंपैथेटिक वेजोमोटर सेंटर को, जिसकी वजह से क्या होता है कि सिंपैथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज़ हो जाता है और फिर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो ड्रग क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा है, मिथाइल डोपा जो है वो सेफ ड्रग है प्रेगनेंसी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है क्लास अल्फा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट जिसमें ड्रग्स आती हैं पैराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन। ये इनका मैकेनिज्म क्या है कि ये पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करवाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और आर्टरीज़ और वेन्स दोनों में रिड्यूस हो जाता है ब्लड प्रेशर। लेकिन ये इनका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा रेयरली है। इसमें भी जो है वो स्टार्ट में डोज टाइट्रेट करनी पड़ती है। जब चेक करते हैं कि ऑनसेट जब स्टार्ट होता है तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया ना हो, पोस्टरल हाइपोटेंशन वगैरह ना हो, इसलिए डोज टाइट्रेट करके यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं अल्फ़ा बीटा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स। इसमें जो ड्रग्स हैं वो 2 हैं, लेबिटालॉल और कार्वेडोलॉल। ये अल्फ़ा 1, बीटा 2 इन तीनों पे जो है वो इनका एक्शन है। कार्वेडोलॉल को हम हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में दे सकते हैं, और लेबिटालॉल को जो हम गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो उसमें भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी जो है वो हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासेस थी जो हम हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर पे फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।